जय हिंद। जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती में। दोस्तों, मैं आज जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री का पहला क्लास। ये रहेगा मेरा हिस्ट्री का पहला क्लास। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री के बारे में एकदम बेसिक से एडवांस तक। ठीक है दोस्तों, एकदम आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको कहीं ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हम चैनल का नाम बदल करके रख दिए हैं कि MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती। ठीक है, MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती, ये चैनल का नाम हम परिवर्तन कर दिए दोस्तों। इस नाम से मेरा चैनल मिलेगा। ठीक है, इसमें हम सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाएंगे बता देते हैं आपको। इंग्लिश हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, आपका साइंस, पॉलिटी, कुल 6 सब्जेक्ट होंगे दोस्तों। 6 सब्जेक्ट के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल के साथ, एकदम बेसिक से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप केवल क्या कीजिएगा, आप मेरा वीडियो जब भी देखिएगा तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए और ईयरफोन के द्वारा आप सुनिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आज के आधुनिक युग में कंपटीशन का ज़्यादा जो दौरा पड़ा है दोस्तों, ये इस चीज़ को आप सोल्यूशन करने के लिए मेरे वीडियो आप देखिए, आपको बहुत ही आसान होगा। ठीक है, चलिए आज वो पहला क्लास मेरा हिस्ट्री का, जो आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 1 में हिस्ट्री का क्लास, प्राचीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इतिहास पढ़ने से पहले आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है। दोस्तों, इतिहास एक्चुअली क्या चीज़ है। हम लोग जो अभी पैदा हुए हैं और हम लोग से पहले वाला घटना को इतिहास कहा गया है। ठीक है, इतिहास कहा गया है। तो उन सभी घटनाओं को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोच समझ के आपको बढ़िया से माइंड में बैठाना होगा, कहानी की तरह। ठीक है, एकदम बिल्कुल कहानी की तरह। जिस तरह आप मूवी देखते हैं मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल कहानी का, स्टोरी का नहीं बोलते हैं, उसी तरह ये भी एक हिस्ट्री जो है, इसको भी एक कहानी के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। अगर कहानी के अनुसार आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपको बहुत ही आसान होगा। ठीक है, चलिए अभी आपको हम समझाते हैं इसके बारे में। तो इससे जाने से पहले, प्राचीन इतिहास के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना है कि भारत का इतिहास पहले क्या आपको बताते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम बोलेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप। अब उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि देश में, जैसे कि एक महादेश में जो भी देश का क्षेत्रफल अधिक हो या फिर सांस्कृतिक या फिर बोलते हैं गुणों के आधार पर ज़्यादा अच्छा हो, उसे एक भौगोलिक क्षेत्र उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या जाना है? उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बोलें कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में या समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और भारतवर्ष किसे कहते हैं? भारतवर्ष भारत का देश कहा गया है। और महाकाव्य और पुराणों में इसे इसमें रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया है। इसमें रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। भारतीय का अर्थ होता है भरत के स्थान या भरत के संतान। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें जो सबसे पहले यूनानी कौन है? यूनान देश से यूनानियों के द्वारा हिंदुस्तान को क्या कहा गया है? इंडिया कहा गया है, या फिर इंडिया कहा गया है। ठीक है, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसे हिंदुस्तान के नाम से पुकारा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको ये समझ में बिल्कुल आया होगा। तो अभी क्या हुआ है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इतिहास को जानने से पहले आपको क्या जानना है कि इतिहास को पढ़ने की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के बारे में अभी मेरा चर्चा होगा, प्राचीन इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास को समझने के लिए उसमें भी कुछ खंडों में विभाजित है। जैसे कि बोल सकते हैं
सबसे इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये मतलब कुछ पॉइंट को जानना पड़ेगा, विषय वस्तु को, जिसमें क्या है कि विषय वस्तु क्या है। पहला नंबर में है आपका आता आपका गया धर्म ग्रंथ। पहला हो गया क्या, धर्म ग्रंथ। उसके बाद हो गया क्या, उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट दूसरा हो गया जैसे कि बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण 2 हो गया। तीसरा नंबर आपका हो गया क्या, पुरातात्विक स्रोत। चौथा नंबर आपका हो गया ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ बोल सकते हैं इसको। इन 4 स्रोत हैं मेरे दोस्तों। इन 4 स्रोतों के माध्यम से आप बिल्कुल मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहले क्या कहा, मैंने कहा कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये बोलिए धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, या फिर इधर उधर बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो है पॉइंट उस पॉइंट के अनुसार आप बोलेंगे, ठीक है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। चौथा नंबर आता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो अभी जो वीडियो है मेरा ये प्राचीन इतिहास के बारे में धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में कुल कितने आते हैं, धर्म ग्रंथ का सबसे सर्वमान्य जो पाठ है या फिर उसको बोल सकते सर्वमान्य वेद है। क्या है, वेद है। जो वेद किसके द्वारा रचित किया गया है, वेद क्या कहते हैं, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास के द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं। तो इसके बारे में कैसे होगा, तो अब देखिए इसके बारे में हम वेद व्यास को माना गया, ठीक है। अब आपको हम समझा रहे हैं इसमें क्या है। जैसे कि देखिए कि यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास के बारे में क्या पढ़ाएंगे, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसके बारे में आपको कैसे समझना है, आप बारीकी से देखिए, बढ़िया से समझिए, ठीक है। देखिए पहले आप इस वीडियो में आपको हम बताएंगे केवल ऋग्वेद के बारे में समझाएंगे, ठीक है। ये मेरा इतिहास का पहला क्लास है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद हम तुरंत मतलब इंग्लिश का क्लास भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है पहला धर्म ग्रंथ में पहले क्या आता है, धर्म ग्रंथ में इसका यही वीडियो है, इसके बाद अलग अलग सबका अलग अलग पार्ट आएगा, ठीक है। देखिए एक में पहला नंबर क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको जानना पड़ेगा कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद हम आपको बता देते हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जितना वेद है, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। क्या क्या वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये चारों वेद में से सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद। तो हम इस ऋग्वेद के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला ऋग्वेद के बारे में क्या है, अब बढ़िया समझिए। देखिए मेरे दोस्तों, ऋग्वेद इसमें 10 मंडल है। मंडल किसे कहते हैं, मंडल का अर्थ ये होता है कि कोई भी जो मतलब वेद होता है उस वेद में मंडल भी होता है। मंडल का मतलब होता है विषय वस्तु। तो इसमें मंडल में जो है 10 मंडल हैं और कितना 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऋचाई क्या होता है। तो ऋचाई मेरे दोस्तों, ऋचाई का मतलब होता है मंत्र होता है, ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र का उपयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में जो मंत्र का इस्तेमाल किया गया, तो इसमें ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद में जो मंत्र है 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। ऋचाई मतलब मंत्र होता है। पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। ध्यान दीजिए, ये जो मंत्र पढ़ते थे 10,462 ऋचाएँ हैं, तो इसमें जो पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता था, होत्री कहते थे, ठीक है। इसमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें जो है इसमें ऋग्वेद में इसमें क्या है कि इसमें आर्य के बारे में, किसमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली। और राजनीतिक प्रणाली क्या है कि आर्य वंश जो थे उस समय उसका राजनीतिक प्रणाली क्या था, उसका सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, तो उसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। और इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद का जो रचयिता है कौन है, ये विश्वामित्र के द्वारा रचयिता के तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दोस्तों ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किसके, सूर्य देवता सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये समझ में बिल्कुल आपको आया होगा। चलिए देखिए, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है। तो दोस्तों सोम देवता का उल्लेख होता है।
और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो यह है सूर्य देवता के मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें तीसरा वाला पॉइंट क्या है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था। मतलब क्या है कि मतलब मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा जाता था उसको क्या कहा जाता था? खील कहा जाता था। मान लीजिए इसको आपको जीके में अगर पूछ दिया कोई भी एग्जाम में कि ऋग्वेद में हाथ से लिखा जाता था उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा खील, तो खील मारिएगा। ठीक है, यहाँ पर खील होगा। ठीक है, ये खील कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चतुष्वर्णीय समाज। चतुष्वर्णीय समाज का अर्थ होता है कि दोस्तों समाज जो फैला हुआ है, चतुष्वर्णीय मतलब हर जगह में फैला हुआ समाज। तो चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किस मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। तो चतुष्वर्णीय समाज के बारे में ऋग्वेद के क्या है? ऋग्वेद 10वें मंडल में वर्णित है, जिसके अनुसार चार वर्ण है। चार वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र, ये चार का वर्णित है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मतलब 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ये ऋचाओं क्या है? मंत्र है मेरे दोस्तों। क्या है? मंत्र है। इंद्र देवता के लिए 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का मतलब वर्णित किया गया है, फिर रचित किया गया है। किसमें? ये ऋग्वेद में। तो ऐसा है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि मैं आई होप कि आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। ये विशेष करके ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको हम इतिहास को जो पढ़ाएंगे, हिस्ट्री को एकदम खंड वाइज पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा देंगे। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, टॉप सब्जेक्ट है, जो सभी स्टूडेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि देखिए हम भी पढ़ा रहे हैं ये चीज़, ये चीज़ पढ़ाते हमको भी टेंशन पड़ता है, क्योंकि हम भी आपको समझा रहे हैं बड़ी बारीकी से। तो इसीलिए हम आपको लिख के समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख के आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना पहुँचे। तो ये खास करके ये आपको जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में ये पूछता है। तो ये था मेरा ये प्राचीन इतिहास के बारे में। ये ऋग्वेद के बारे में हम आपको केवल बताए हैं। अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब बताएंगे उसमें हम बताएंगे इसमें ऋग्वेद चर्चा की, आने वाला में वीडियो में हम बताएंगे यजुर्वेद, फिर तीसरा नंबर में बताएंगे सामवेद, और आने वाले में अर्थवेद। अर्थवेद जो होता है आधुनिक वेद होता है। इन सभी वेदों के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।